नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 26 दिसंबर 2025। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे जो बच्चों से पता चल पाया है। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, आप लोग मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में सही है या गलत है। और देखिए, जिनका पेपर अभी आने वाले शिफ्टों में है साथियों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही एक टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास करा दिया है साथियों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नोटिफिकेशन नहीं आया था उस क्लास का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं लिंक, आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लेना। इसके अलावा चैनल के अंदर वीडियोस में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा दिल्ली पुलिस के टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें स्टैटिक और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस वहां ऐड किया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बाकी 2.0 जो है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ तो मैंने आपको सारा टॉपिक ही करा दिया है, सब कुछ करा भी रहा हूँ, वहाँ पर भी आप जरूर देखना। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस आज के फर्स्ट शिफ्ट में। जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं जरूर ध्यान से देख लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है ना, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए, एक क्वेश्चन था, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, चोल साम्राज्य का फाउंडर, देखिए चोल एम्पायर का फाउंडर यानी संस्थापक आपसे पूछा था, तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भाई करेक्ट आंसर होगा विजयालय ने। तो विजयालय चोल अगर आपने आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, समय की बात करें तो लगभग जो है ना नवीं, देखिए समय 9वीं शताब्दी ईस्वी में जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि लगभग 848 ईस्वी के आसपास थी, याद रखना, ठीक है। तो आपसे फाउंडर पूछा था यानी इसके संस्थापक कौन थे, तो विजयालय चोल इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। याद रखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाता, बेंगलुरु, ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है साथियों। आई होप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का। बेंगलुरु जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखिए, क्योंकि जो है ना बेंगलुरु की अगर बात करें तो क्योंकि यह देश का एक प्रमुख सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी और स्टार्टअप हब है, इसीलिए बेंगलुरु को भारत का क्या कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, एशियाई एथलेटिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अगर आपसे पूछा था, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल मिला के 24 पदक जीते थे। टोटल मेडल अगर आपसे पूछा था तो 24 पदक जीते थे, जिसमें से 8 आपके स्वर्ण पदक थे, 10 रजत पदक थे और 6 शायद कांस्य पदक थे। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखना दक्षिण कोरिया के गुमी में, दक्षिण कोरिया के गुमी में यह आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है। और पदक तालिका में भारत का स्थान अगर आपसे पूछे तो भारत का दूसरा रैंक था, सेकंड स्थान था, पहले स्थान पर था साथियों चीन, ठीक है। आने वाले शिफ्टों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताते चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आगे एक क्वेश्चन था साथियों, गौतम बुद्ध के भिक्षा का जिक्र किस पिटक में है। गौतम बुद्ध के भिक्षा का जिक्र किस पिटक में है, इसका करेक्ट आंसर आपका विनय पिटक हो जाता। अगर आपने विनय पिटक आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, सुक्त पिटक किया है तो गलत कर दिया है आपने। देखिएगा, गौतम बुद्ध के भिक्षा यानी भिक्षुओं के जीवन और संघ के नियमों का जो जिक्र है मुख्य रूप से विनय पिटक में मिलता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका विनय पिटक हो जाता। साथियों, जब से पेपर स्टार्ट हुआ है विनय पिटक सुक्त पिटक ये पूछे ही जा रहे हैं, तो इसका तो आंसर आपका विनय पिटक हो जाएगा। मैं आगे के पिटक के बारे में बता देता हूं क्योंकि पेपर में पूछ रहा है हर शिफ्ट में। देखो, सुक्त पिटक की बात करें तो सुक्त पिटक में देखिए इसमें बुद्ध के प्रवचन, उपदेश और संवाद हैं जो उनके दर्शन और शिक्षाओं का प्रमुख स्रोत है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि कौन से पिटक में गौतम बुद्ध के प्रवचन, उपदेश और संवाद का उल्लेख है, तो याद रखिएगा सुक्त पिटक में, ठीक है। और एक पिटक था ना, हाँ, अभिधम पिटक। देखिए, एक है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की बात करें तो यह बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं के गहन विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। तो अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे कि बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान या बुद्ध की शिक्षाओं के गहन विश्लेषण से जुड़ा पिटक कौन सा है, याद रखिएगा अभिधम पिटक, ठीक है। साथियों, वीडियो को आप लोगों ने लाइक तो कर दिया है ना, नहीं किया तो यार लाइक कर देना। देखिए, आप लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, इतनी क्लासेस लेकर आते हैं, आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है साथियों। एक क्वेश्चन था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है।
देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना की अगर बात की जाए तो साथियों ये कृष्णा नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कृष्णा नदी हो जाता। चलिए आप लोगों का तैयारी चेक कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि ये नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर नदी आपसे पूछा था ना, हो सके तो कल या आने वाले शिफ्टों में आज ही जो है आपसे पूछ ले कि ये किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का तैयारी चेक करने के लिए मैंने आपसे ये पूछा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन था साथियों, भारतीय जूट उद्योग किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हुगली नदी हो जाता। अगर आपने भी हुगली नदी किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भारतीय जूट उद्योग जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिस विशेष रूप से हुगली नदी बेसिन में। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपको हुगली नदी ही हो जाता, क्योंकि पूछा था किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो हुगली नदी आपने अगर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे एक क्वेश्चन था, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो देखिए हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोफेसर असीम कुमार घोष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। क्या हो जाता, प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो है ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है। देखिए रावतभाटा परमाणु संयंत्र के बारे में पूछा था कि ये किस राज्य में स्थित है, तो भाई करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता साथियों। सिंपल क्वेश्चन था, सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। और देखिए इसके बारे में और एक क्वेश्चन जो कि एसएससी बार बार पूछता है कि राजस्थान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे तो याद रखना कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है साथियों। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के संस्थापक कौन थे। तो आईपीसी जिसका जगह अभी बीएनएस ने लिया है, भारतीय न्याय संहिता ने, ठीक है। तो आपको आईसीपी के संस्थापक पूछा था, तो लॉर्ड मैकाले अगर आपने आंसर किया है तो करेक्ट आंसर हो जाता। थॉमस बैगिंगटन मैकाले जो है इनका पूरा नाम था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना का श्रेय जो है मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। आपके ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले होगा या तो थॉमस बैमिंगटन मैकाले आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपको चुनना था साथियों। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा साथियों कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 का संबंध किससे है, ठीक है। तो 33 का संबंध और एक आर्टिकल 32 से भी था, मैं बताऊंगा वो आपको। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 का संबंध जो है ना, ये संसद के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया और प्रति खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिए थे वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, क्षुद्र ग्रह जो है ये सौरमंडल के किन ग्रहों के बीच देखा जा सकता है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा था, जो कि साथियों सभी को पता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मंगल और बृहस्पति जो ऑप्शन में दिया हुआ था यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था, संविधान की आत्मा और हृदय, ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा और हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 32 हो जाता साथियों। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। आगे देखिए ये सारा मैंने 2.0 में ऑलरेडी करा दिया है यार, आप लोग जाकर देख लेना। देखो एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। तो भाई देखिए भारतीय संविधान का अगर केवल ऐसा पूछे था अनुच्छेद 19, तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाता मुख्य रूप से स्वतंत्रता के अधिकार से यानी राइट टू फ्रीडम से। और अगर पार्टिकुलर ऐसा पूछा था कि अनुच्छेद 19 का एक का A, B, C, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 19 में जैसे कि मैंने बताया है कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसमें से अनुच्छेद 19 का एक का जो A है, इसमें साथियों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार शामिल है। अगर बात करें शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तो ये आपका अनुच्छेद 19 का एक का खंड B में किया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 19 का एक का खंड C जो है, इसमें संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
इसके अलावा साथियों अनुच्छेद 19 का 1 का डी की अगर बात करें तो ये भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा साथियों अनुच्छेद 19 का 1 का ई की बात करें तो यह भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19 का 1 का जी की अगर बात करें तो कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इससे आने वाले शिफ्टों में आपके पेपर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने वो 6 स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में दी गई है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए साथियों 5 ईयर प्लान से यार हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 2.0 में कल ही परसों आपको पूरा टॉपिक करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना अभी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, पहला ही क्वेश्चन था ना जो मैंने कराया था आपको 2.0 में, पहला ही क्वेश्चन था यार। देखो करेक्ट होता 1951 से 56। अब जिसने क्लासेस देखी है वो आसानी से कर लेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी अगर आपसे पूछे तो याद रखना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है, आगे देखिए साथियों एक और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ये था कि छठी पंचवर्षीय योजना का सफलता का मुख्य कारण क्या था, यानी छठी पंचवर्षीय योजना जो सक्सेसफुल रही थी इसका कारण क्या था। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 85 तक ये चली थी। सफलता का मुख्य कारण आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना था, जिसमें योजना का लक्ष्य था 5.2%, लेकिन इसको प्राप्त कितना हुआ था तो 5.7%। ठीक है, 5.2% के मुकाबले 5.7% की वास्तविक वृद्धि दर हासिल हुई थी, इसीलिए इसको सफलता इसीलिए जो है ना छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से सफल हुई थी साथियों। आगे देखिएगा, नहीं आगे तो और कुछ है ही नहीं है। तो साथियों जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस कल मैंने आपको कराया है टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्लास का, उसको आप जरूर देख लेना। इसमें साथियों स्टैटिक और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लेवल आपको अभी पूछ रहा है ना दिल्ली पुलिस में, उससे मैंने 2-3 लेवल ज़्यादा ही लिया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोग जरूर देख लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।